नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सा ट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित जीके और जीएस देखेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो जो सिंधु सभ्यता का जो सिंधु नदी के किनारे जो स्थल स्थित था उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था और यह पाकिस्तान में स्थित है। ये भी याद रखना है कि मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे यह स्थित था स्थल। और मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई कराई गई थी वो आर.डी. बनर्जी के द्वारा, आर.डी. बनर्जी को भी याद रखना है, आर.डी. बनर्जी के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी। और सिंधु सभ्यता का यह सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है। मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ होता है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है मोहनजोदाड़ो से कि मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था और यह पाकिस्तान में स्थित है। आर.डी. बनर्जी के द्वारा खुदाई कराएगी और यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। जो लोथल है, लोथल एक गोदीवाड़ा था, बंदरगाह था, बंदरगाह था लोथल और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित था और यह गुजरात राज्य में स्थित था। गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। याद रखना है कि लोथल जो है बंदरगाह है और यह भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई एस.आर. राव के द्वारा कराई गई। एस.आर. राव भोगवा लोथल की खुदाई एस.आर. राव ने कराया था। कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर स्थित था और यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है कालीबंगा, राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसकी खुदाई अमलानंद घोष के द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी। और कालीबंगा का अर्थ भी कई बार पूछा गया है। इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काली चूड़ियाँ इसका अर्थ होता है। तो इसको भी याद रखना है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। इसकी खुदाई अमलानंद घोष के द्वारा और इसका जो अर्थ होता है काली चूड़ियाँ होता है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल था, खोजा गया जो पहला स्थल था वो था हड़प्पा। तो ये सिंधु सभ्यता का पहला स्थल था। सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन था? हड़प्पा था और यह रावी नदी के किनारे पर स्थित था। रावी नदी के किनारे स्थित है और यह पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे पर स्थित था और इसकी खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम शाहनी के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी। तो इसको भी याद रखना है। और हड़प्पा से ही R37 जो कब्र मिला है हड़प्पा से ही मिला है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। जो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो है वेद। वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है और वेदों के संकलनकर्ता जो थे इनको भी कई बार पूछा गया है। उनका नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो इनका वेद व्यास नाम था। जो वेदों के संकलनकर्ता थे उनका नाम क्या था? वेद व्यास। और पूरा नाम क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम है। वेद 4 प्रकार के थे, एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद में 10 मंडल थे, 10 मंडल थे और ऋग्वेद के जो 10 मंडल थे जिसमें से तीसरा जो मंडल था, तीसरा मंडल जो है जिसको विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, तीसरे मंडल को विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। विश्वामित्र ने इसका संकलन किया था। इसी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में मिलता है और ये गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता हैं सावित्री, सावित्री जो हैं, सावित्री
जो सूर्य देवता हैं उन्हीं को समर्पित है, सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। ऋग्वेद में ही जो 9वां मंडल है, ये भी कई बार पूछा गया है, जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। इसको भी याद रखिएगा। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है सोम देवता को समर्पित है, जबकि जो 10वां मंडल है वो सबसे बड़ा मंडल है। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। और इसी मंडल में, इसी मंडल का जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त है जो है इसी मंडल का, उसी में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 4 वर्णों का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल में समाहित है। तो इसको भी याद रखना है। जो ऋग्वेद है उसके संकलनकर्ता कौन है? तो इसको याद रखना है कि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। यह सबसे पुराना है। सामवेद जो है संगीत पे आधारित वेद है या ग्रंथ है, जबकि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद जादू टोना और औषधियों से संबंधित है। इसमें जादू टोना और औषधियों से संबंधित यह वेद है। और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसको भी याद रखना है। गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद। तो ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और यजुर्वेद से ही जो संबंधित एक शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से ही संबंधित है। इसको भी याद रखना है। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित कौन सा स्थान नहीं है इसमें? तो इसका ऑप्शन सी सही है, पावापुरी। पावापुरी में भगवान जो महावीर थे, महावीर पावापुरी में ही उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसको याद रखना है कि महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तो इसको याद रखना है। महावीर की अगर जन्म पूछा जाए तो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, जबकि मृत्यु पावापुरी में हुई थी। सारनाथ में गौतम बुद्ध से संबंधित है। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। अपना पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, जबकि बोध गया में उनको बोध जो वृक्ष था, जो बोध गया में जो पीपल का वृक्ष था, वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध कहलाए थे। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो बुद्ध कहलाए थे उसके बाद। और कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो महापरिनिर्वाण कुशीनगर में इनको प्राप्त हुआ था 80 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में। और 483 BC के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। और एक इन्हीं से संबंधित एक और स्थल है श्रावस्ती। इसको भी याद रखना है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। श्रावस्ती जो था यह कौशल की राजधानी थी। कौशल राज्य की राजधानी थी, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती थी। और श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया था। तो इसको भी याद रखना है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो था लोदी वंश था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे आखिरी वंश था। जो सबसे पहला जो वंश था वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश सबसे पहला वंश था। 1206 में इसकी स्थापना हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और 1290 तक ये रहा। तो पहला दिल्ली सल्तनत का पहला जो वंश था गुलाम वंश था। और गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई? तक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो याद रखना है इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश था वास्तविक संस्थापक। लेकिन अगर संस्थापक केवल पूछा जाता है तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक शासन रहा गुलाम वंश का। इसके बाद दूसरे पे आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से लेकर
1320 तक खिलजी वंश का शासन रहा। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। इसको याद रखना है, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की 1290 से 1320 तक। 1320 से 1414 तक का शासन जो रहा वो तुगलक वंश का था। तो एक तुगलक वंश को भी याद रखिए। तुगलक वंश का शासन कब से कब तक था? तो 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश का शासन था। और तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। तो इसको याद रखना है, तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई। जो चौथा वंश था दिल्ली का वो था सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक इसका शासन रहा। और सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा की गई थी। खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई थी। जबकि जो लोधी वंश था वो 1451 से लेकर, ये सबसे आखिरी वंश था, 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश का शासन रहा। और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। बहलोल लोधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसको याद रखना है। तो दिल्ली का सबसे पहला शासन वंश कौन सा था? तो गुलाम वंश था। 1206 से 1290 तक इसका शासन रहा। इसकी स्थापना ऐबक के द्वारा की गई। लेकिन यहाँ से एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। इसको भी याद रखना है। जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो वंश था वो था लोधी वंश। 1451 से लेकर 1526 तक इसका शासन रहा। और इसका जो संस्थापक था लोधी वंश का, उसका नाम था बहलोल लोधी। तो इसको भी याद रखिएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन लिखा था। लाइफ डिवाइन के अलावा अरविंद घोष की जो अलग अदर पुस्तकें हैं उसमें है द मदर है, सावित्री है। सावित्री भी इन्हीं की पुस्तक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अबुल कलाम आज़ाद की जो पुस्तक है वो है इंडिया विंस फ्रीडम। अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। तो इसको याद रखिए। जवाहरलाल की जो पुस्तक है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। और एन ऑटोबायोग्राफी भी इन्हीं की पुस्तक है। एन ऑटोबायोग्राफी भी जवाहरलाल नेहरू की जीवनी है। एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू की जीवनी है। मुल्क राज आनंद की जो पुस्तक है इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। तो इनकी जो किताब का नाम है कूली है। मुल्क राज आनंद की किताब है कूली है। द विलेज है, लाजवंती है और अनटचेबल भी इन्हीं की किताब है। अनटचेबल भी मुल्क राज आनंद की ही किताब है। तो इन किताबों को भी याद रखिएगा। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124(2) में है। तो इसको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 124(2) में राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इसको याद रखना है। निम्नलिखित में से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर जो हैं वो हैं मीरा कुमार हैं। मीरा कुमार जो थी 15वीं लोकसभा की स्पीकर थी। तो इसको याद रखना है। 15वीं लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार थी। और इस तरह से भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार हैं। वर्तमान में जो अभी लोकसभा के स्पीकर हैं उनको भी याद रखिए, ओम बिरला हैं। ओम बिरला जो हैं वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं। और जो प्रथम जो स्पीकर थे, प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो प्रथम थे जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर थे प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। इनको भी याद रखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है हड़ताल का अधिकार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हड़ताल का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। क्षमता का अधिकार मौलिक अधिकार है। शोषण के प्रति अधिकार जो मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार जो है मूल रूप से तो 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। एक जो मौलिक अधिकार संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको विधिक अधिकार बना दिया गया, तो इसको भी याद रखना है। तो ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो एक है समानता का अधिकार है। एक है स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक में इसका वर्णन मिलता है। 14 से लेकर 18 तक में समानता का अधिकार है, जबकि 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है 23 से लेकर 24 तक में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से लेकर 28 तक में इसका वर्णन मिलता है। और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो 29 और 30 में, अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है, जबकि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन मिलता है। जो अनुच्छेद 32 है उसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इसको भी याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। जो 7वां मौलिक अधिकार था जिसको संपत्ति का अधिकार कहा जाता है, उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में विधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को जो था उसको विधिक अधिकार बना दिया गया और उसको संविधान के अनुच्छेद 300 क में अब वर्तमान में शामिल किया गया है। तो इसको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली 2 नदियां हैं, एक है नर्मदा और ताप्ती है। नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये दोनों नदियां अमरकंटक से, मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती हैं। अमरकंटक से निकलती हैं दोनों नदियां। कहाँ से निकलती हैं? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं और अब अरब सागर में जाके गिरती हैं। अरब सागर में गिरती हैं। ये दोनों नदियां एक भ्रंश घाटी से बहती हैं। इसको भी याद रखना है। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियाँ जो हैं, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में से ये बहती हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि भ्रंश घाटी से ये दोनों नदियाँ बहती हैं। भ्रंश घाटी से ये दोनों नदियाँ बहती है। कई बार पूछा गया है कि ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन 2 नदियाँ बहती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। भ्रंश घाटी में कौन सी 2 नदियाँ बहती हैं? नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा इसका सही आंसर है। नर्मदा नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है। इसको याद रखना है। जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? तो जो रबी की फसल होती है, रबी की जो फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है।
अक्टूबर नवंबर तक बो दी जाती है और अप्रैल से जून के मध्य में काट ली जाती है। अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल और जून तक काट ली जाती है। इसमें जो मुख्यतः जो फसलें शामिल होती हैं वो हैं गेहूँ है, जौ है, मटर है, चना, सरसों, ये सब जो फसलें हैं रबी की फसल है। जो खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल जो होती है वो खरीफ की फसल जून जुलाई के मध्य बोई जाती है, जून से जुलाई के मध्य में बो दी जाती है और इस सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। सितंबर से अक्टूबर के मध्य इसकी कटाई हो जाती है। तो जो खरीफ की फसल होती है जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक इसको काट लिया जाता है। इसमें जो फसलें जो शामिल होती हैं उसमें होता है धान, होता है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। तो ये सब जो फसलें हैं ये सब खरीफ की फसलें हैं। तो जो हम लोग का क्वेश्चन है रबी की फसल, इसके लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं, सरसों और चना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का जो एक और नाम है नहवा सेवा, इसको भी याद रखिएगा, नहवा सेवा बंदरगाह इसका नाम है। और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। जो मुंबई बंदरगाह है उसकी व्यस्तता को कम करने के लिए नहवा सेवा यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। जो बंदरगाह अन्य बंदरगाह हैं जो प्रमुख रूप से 13 बंदरगाह हैं उसको एक बार हम लोग देखते हैं। तो यहाँ गुजरात में एक बंदरगाह मिलता है कांडला, कांडला को दीनदयाल उपाध्याय नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे महाराष्ट्र में एक है नहवा सेवा यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है और एक मुंबई पोर्ट भी है। तो एक मुंबई बंदरगाह है और एक जवाहरलाल नेहरू है महाराष्ट्र में। और यहाँ पे गोवा में आप देखेंगे तो गोवा में एक बंदरगाह है मुर्मुगाओ जो है गोवा में एक बंदरगाह है। जबकि कर्नाटक में जो बंदरगाह है उसका नाम है न्यू मंगलोर है, न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। केरल में कोच्चिन बंदरगाह है, केरल में बंदरगाह का क्या नाम है? कोच्चिन है। जबकि तमिलनाडु में बात करेंगे तो 3 बंदरगाह है, एक है एन्नोर है, एक चेन्नई है और एक तूतीकोरिन है। तूतीकोरिन है। एन्नोर को कामराजर बंदरगाह भी कहा जाता है, तो इसको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में जो बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पे है? पट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। जबकि उड़ीसा में जो बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। और पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह है। तो इसको याद रखना है, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में स्थित है। इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। लखनऊ में ही औद्योगिक बीज अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। तो इसको भी याद रखिएगा। जो औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में ही स्थित है। देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है देहरादून में स्थित है। देहरादून में ही एक और संस्थान है, उसका नाम भी याद रखिएगा। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में ही स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। गुड़गांव में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान है। गुड़गांव में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान स्थित है। मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? तो ये गुड़गांव में स्थित है। कानपुर में
दलहन शोध संस्थान है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन शोध संस्थान है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान भी कानपुर में ही स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। जो ग्रहों की संख्या है वो संख्या है 8। टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से एक बार देखते हैं हम लोग। तो पहला जो आता है बुध है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये टोटल 8 ग्रह हैं। इनमें सबसे जो बड़ा ग्रह है वो है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति, और सबसे छोटा जो है वो है बुध। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। सबसे छोटा बुध है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह पेटी मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है, यानी क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। तो इसको भी याद रखिएगा। शुक्र और अरुण जो दो ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं, रोटेट करते हैं। पूरब से पश्चिम रोटेट करते हैं। पृथ्वी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये चक्कर लगाते हैं, जबकि बाकी जो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज में चक्कर लगाते हैं। ये भी याद रखना है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। जो वायुमंडल की जो परतें हैं एक बार देखते हैं। तो इसमें है क्षोभ मंडल, पहला आता है क्षोभ मंडल। दूसरा आता है समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल है। तीसरा आता है मध्यमंडल। तीसरा है मध्यमंडल। चौथा है बाह्यमंडल, बाह्यमंडल। और पांचवा है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। तो ये टोटल वायुमंडल की परतें हैं। जो क्षोभ मंडल है सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत है, और इसी क्षोभ मंडल में ही जो हम लोग हवा लेते हैं, वायु लेते हैं, क्षोभ मंडल में ही वो वायु होता है जो वर्षा, कोहरा आदि घटनाएं होती है। कोहरा, ओलावृष्टि आदि की घटनाएं जो होती है वो कहाँ पे होती है? तो ये सब होती हैं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। समताप मंडल जो होता है इसमें कोई भी जो प्राकृतिक घटना जैसे बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से ये पूरी तरह से मुक्त होता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह जहाज़ उड़ाने के लिए या हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए उपयुक्त होता है। हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए उपयुक्त होता है, के लिए उपयुक्त होता है। कौन सा? समताप मंडल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बादलों और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं समताप मंडल में, इसलिए वायुयान के लिए जो हवाई जहाज़ है उसके लिए यह उपयुक्त होता है। इसी में हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं। मध्यमंडल में जो उल्कापिंड ऊपर से गिरते हैं वो मध्यमंडल में आकर जलकर राख हो जाते हैं, तो मध्यमंडल को याद रखना है। तो और रेडियो जो संचार के लिए जो उपयुक्त होता है वो होता है बाह्यमंडल। तो इसको भी याद रखिएगा। रेडियो संचार के लिए उपयुक्त कौन सा होता है? तो बाह्यमंडल होता है। तो इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप जो है पृथ्वी के उत्तर, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। जो महाद्वीप है, महाद्वीप टोटल कितने हैं? तो महाद्वीपों की संख्या 8 है, 7 है। महाद्वीपों की संख्या 7 है। और इसमें एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका है, और एक ओशनिया है।
ओशनिया है। तो ये टोटल 7 महाद्वीप हैं। इसमें सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, जबकि जो सबसे छोटा महाद्वीप है ओशनिया है। इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी इसको कहा जाता है, तो इससे भी याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? तो जो उस बुरा ऊष्मा परिचालक किसको कहा जाता है कि ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है उसको क्या कहा जाएगा? ऊष्मा चालक कहा जाता है। और जिसमें नहीं होता है आसानी से उसको बुरा ऊष्मा चालक कहा जाता है या कुचालक कहा जाता है। तो इसमें ऐसे पदार्थ जो जैसे चांदी, तांबा, सोना, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? ऊष्मा के चालक हैं, सुचालक हैं। जबकि जो शीशा होता है, शीशा ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी कि एक बुरा परिचालक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। शीशा इसमें ऊष्मा का एक बुरा ऊष्मा परिचालक होता है। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो नीले और हरे, यहाँ पे एक हम डायग्राम खींचते हैं। डायग्राम के माध्यम से हम लोग जानेंगे इस चीज़ को। तो ऊपर होता है लाल रंग, यहाँ पे हरा रंग और नीला रंग। तो जब लाल और नीला रंग मिलता है, लाल और नीला रंग जब मिलता है तो याद रखिएगा लाल और नीला रंग मिलके मैजेंटा कलर बनता है। कौन कलर बनता है? मैजेंटा कलर बनता है। और लाल और हरा मिलके पीला कलर बनाते हैं। याद रखिएगा पीला कलर, लाल और हरा मिलेंगे तो पीला कलर मिलता है। जबकि हरा और नीला अगर मिलते हैं तो हरा और नीला मिलकर पीकाक पीला या बैगनी कलर बनाते हैं। अगर ये सभी रंग एक साथ में मिल जाते हैं, सभी कलर अगर एक साथ में ये मिल जाए तो निर्माण होता है सफ़ेद रंग का निर्माण होता है। तो इसको याद रखना है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा नीले और हरे को मिलाने पे कौन सा रंग बनेगा? तो इसका सही आंसर है बैगनी रंग बनेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो जो विटामिन होते हैं दो तरह के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं, जबकि ए, डी, ई और के जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। तो जिसमें बी और सी विटामिन पाए जाएंगे, जिसमें विटामिन बी और सी मिलेंगे, उसको अगर हम जल से धोएंगे तो क्या होगा कि वो जल में घुल जाएंगे वो विटामिन, इसलिए वो जल से निकल जाएंगे। तो जिसमें भी बी और सी मिलेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए है विटामिन सी। तो विटामिन सी क्या होगा? सब्जियों को धोएंगे तो निकल जाएगा। विटामिन बी भी निकल जाएगा अगर हम विटामिन बी को भी धोएंगे तो, क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अंतर्जांगिका जो हड्डी होती है वो फीमर जो होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है कौन सी? फीमर होती है। सबसे जो छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की वो कौन सी होती है? स्टेपीज कहा जाता है। स्टेपीज जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। ये कान की हड्डी होती है। कान की हड्डी होती है स्टेपीज। कान की हड्डी सबसे छोटी होती है, जबकि जांघ की जो हड्डी होती है फीमर वो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन यानी फ्री इंडिया लीजन की स्थापना किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1941 में इन्होंने टाइगर लीजन की स्थापना किया था। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फ्री इंडिया लीजन या टाइगर लीजन की स्थापना की गई थी। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना आदि ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना किया था। गदर पार्टी और गदर पार्टी के अध्यक्ष जो थे सोहन सिंह भाकना ही थे। सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। और गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? कई बार पूछा गया। 1913 में हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो इसको याद रखिएगा।
गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? सोन सिंह भाकना थे और 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। अचल पूंजी के उपभोग को के रूप में भी जाना जाता है। तो अचल पूंजी जो होती है उसका उपभोग करने पे उसका क्या होता है? मूल्यह्रास होता है। तो इसका सही आंसर है मूल्यह्रास होता है। मूल्यह्रास होता है। जो सकल निवेश होता है, सकल निवेश क्या होता है? तो सकल निवेश होता है अचल संपत्तियों में निवेश की कुल राशि को सकल निवेश कहा जाता है, जबकि निवल निवेश किसको कहेंगे? तो सकल निवेश और मूल्यह्रास के बीच के अंतर को निवल निवेश कहा जाता है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है, जिसको CAG भी कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, यही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक अधिकारी होता है, प्रशासनिक प्रमुख होता है। जो कैग है, कैग का जो उल्लेख मिलता है संविधान में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक में इसका वर्णन मिलता है। और 148 जो है इसमें कैग की शपथ की बात की गई है, उसकी नियुक्ति की बात की गई है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात 148 में की गई है, उसकी शपथ की बात की गई है और उसकी सेवा शर्तों की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक में कैग का ही वर्णन किया गया है, कैग से संबंधित चीज़ों का वर्णन किया गया है। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में जो पहले हो जाएगा वही माना जाएगा। और जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जाता है। तो हटाया जो जाता है वो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का जो तरीका है वही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी हटाने का तरीका है। वर्तमान में जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं उनको भी याद रखिएगा, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। जनजाति जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, इसमें 3 राज्य दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो इसमें सही आंसर होगा उड़ीसा पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश था और तीसरे पे महाराष्ट्र, CAB। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, CAB इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार, संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो सितार कौन बजाते थे? तो सितार बजाते थे विलायत खान। तो इसका सही आंसर है विलायत खान, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये सितार वादक थे, सितार बजाते थे विलायत खान। जबकि अमजद अली खान, बहादुर खान और अली अकबर खान, ये तीनों जो लोग थे ये सरोद वादक थे। ये सरोद वादक हैं, सरोद वादक हैं। तो तीनों लोग सरोद वादक हैं, अमजद अली खान, बहादुर खान, अली अकबर खान। जबकि विलायत खान सितार वादक थे। तो इनको याद रखिएगा। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में निम्नलिखित बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रेड हायल। फ्रेड हायल इसका सही आंसर है। फ्रेड हायल ने स्थिर अवस्था, जो स्थिर अवस्था का जो सिद्धांत दिया गया था, एक्चुअल में स्थिर अवस्था का सिद्धांत वो 1948 में दिया गया था। 1948 में दिया गया था, जिसमें 3 वैज्ञानिक शामिल थे। एक थे हरमन बाल्डी थे और एक थॉमस गोल्ड थे, और एक फ्रेड हॉयल। तो इसमें से ऑप्शन में एक ही है फ्रेड हॉयल। तो इसका सही आंसर फ्रेड हॉयल है। तो इसको याद रखिए। जो बिग ब्रह्मांड से संबंधित जो एक थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, इसको कई बार पूछा जाता है। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? तो इसको याद रखिएगा, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया था। जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया था बिग बैंग थ्योरी। तो इसको याद रखिएगा। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो झेलम का प्राचीन नाम था वितस्ता, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। झेलम का पुराना नाम क्या था?
बीतस्ता था। जबकि परुष्णी जो नाम था रावी नदी का नाम था। रावी नदी का पुराना नाम क्या था? परुष्णी था। और बिपाशा ब्यास नदी का नाम था। ब्यास का पुराना नाम क्या था? ब्यास नदी का बिपाशा था। और अस्कनी चिनाब नदी का नाम था। चिनाब नदी का नाम क्या था पुराना? अस्कनी था। शतुद्री जो था, शतुद्री, शतुद्री किस नदी का पुराना नाम है? सतलज नदी का। सतलज नदी का पुराना नाम है शतुद्री, इसको भी याद रखिएगा। और सदानीरा, कई बार पूछा गया है। सदानीरा जो है गंडक नदी का पुराना नाम था। गंडक नदी का पुराना नाम था सदानीरा, तो इसको साथ में याद रखिए। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिकार्ड के लगान के सिद्धांत पर आधारित है। रिकार्ड के लगान को याद रखिएगा। रैयतवाड़ी जो प्रणाली थी रिकार्डियन किराए पे आधारित थी। किस पे आधारित थी? रिकार्डियन किराए पे आधारित थी। रिकार्डियन किराए पे आधारित थी। इस सिद्धांत के आधार पे कहा गया कि जो राजस्व की वसूली होगी वो सीधे कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? तो जो रैयत होंगे, किसान होंगे, डायरेक्ट रैयत ही जिम्मेदार होंगे। यानी जो राजस्व की वसूली होगी वो किससे होगी? डायरेक्ट रैयत से होगी, किसानों से होगी। तो ये था रैयतवाड़ी व्यवस्था। जो माल्थस सिद्धांत है, माल्थस सिद्धांत में कहा गया है कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है भूमि वैसे दुर्लभ होती जाती है और किराया भी बढ़ता जाता है और जीवन स्तर में गिरावट आती है। तो इसको भी साथ में याद रखिएगा। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को भरतनाट्यम व्यक्त करता है। भरतनाट्यम जो है यह किस राज्य का है? भरतनाट्यम, तो याद रखिएगा तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध नृत्य है और यह एक शास्त्रीय नृत्य भी है। इसके जो कलाकार हैं उनको भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, मृणालिनी है, मृणालिनी, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, वैजयंती माला भी हैं, वैजयंती माला, लीला सैमसन, कई बार पूछा गया है ये नाम, लीला सैमसन, अनारवल्ली हैं, इनको भी याद रखिए, अलारवल्ली हैं, सोनल मानसिंह हैं। तो ये प्रमुख कलाकार हैं। सोनल मानसिंह ये प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, वैजयंती माला, लीला सैमसन, अनारवल्ली, सोनल मानसिंह, ये सभी कलाकार भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है टाई ऑफ प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है? तो जो टाई ऑफ प्रोटेक्शन मतलब इसको कहा जाए कि रक्षा की गांठ कहा जाए, तो ये सही सा आंसर है ऑप्शन ए, रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है टाई ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है इसको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का वर्णन है और ये भाग 2 में इसका वर्णन मिलता है। संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसका वर्णन मिलता है, नागरिकता से संबंधित है। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो जो एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है, इसको याद रखिएगा, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 44 फुट बाई 17 फुट की होती है। फुट में अगर देखा जाए तो 44 फुट बाई 17 फुट की होती है। अगर इसको हम लोग मीटर में देखते हैं तो ये इसकी लंबाई जो होती है 13.4 मीटर गुणे 6.1 मीटर होती है। तो इसको भी याद रखिएगा, एकल बैडमिंटन की लंबाई होती है 13.4 मीटर और 6.1 मीटर जो होती है चौड़ाई होती है। तो लेंथ कितना होता है? लेंथ होता है 13.4 मीटर, जबकि इसकी चौड़ाई यानी वृत्त कितनी होती है? तो ये होती है 6.1 मीटर होती है। अगर पूछा जाए आपसे डबल जो बैडमिंटन कोर्ट होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो इसको भी याद रखिएगा, वो 44 फीट बाई 20 फीट का होता है। 44 फीट बाई 20 फीट का
होता है, इसको भी याद रखिए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 13.40 मीटर हो जाएगा। 1901 में विलेनो में रासायनिक गतिकी और परासरणीय दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेकब्स हेनरिक्स वैन टी हाफ को दिया गया था। याद रखिएगा, जेकब्स हेनरिक्स वैन टी हाफ को दिया गया था, 1901 में दिया गया था, 1901 में दिया गया था। और रसायन का प्रथम नोबेल पुरस्कार था। इसको याद रखिएगा, रसायन का प्रथम नोबेल पुरस्कार था जिसको 1901 में दिया गया था। और किसको दिया गया? जेकब्स हेनरिक्स वैन टी हाफ को दिया गया था। जबकि हरमन एमिल जो ये हैं, हरमन एमिल फिशर जो हैं, इनको 1902 में दिया गया था। इनको भी रसायन के लिए ही दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कार्बनिक यौगिकों की संरचना और संश्लेषण में योगदान के लिए दिया गया था। कार्बनिक यौगिकों की संरचना और संश्लेषण में योगदान के लिए इनको 1902 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जबकि जो हेनरी मोइशान को इनको भी रसायन में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया, 1906 ईस्वी में इनको दिया गया था। क्लोरीन के पृथक्करण के लिए दिया गया था, क्लोरीन के पृथक्करण के लिए दिया गया था। पृथक्करण के लिए 1906 में इनको पुरस्कार दिया गया। हेनरिक मोइशान को रसायन शास्त्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जबकि स्वांते अगस्टस अर्हेनियस जो हैं, स्वांते अगस्टस अर्हेनियस को 1903 में रसायन के लिए इनको भी पुरस्कार दिया गया। इलेक्ट्रोलाइट थ्योरी के लिए दिया गया था, इलेक्ट्रोलाइट थ्योरी के लिए दिया गया था, इलेक्ट्रोलाइट सिद्धांत के लिए दिया गया था। 1903 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सबसे पहला जो पुरस्कार रसायन में दिया गया था 1901 में दिया गया था, जेकब्स हेनरिक्स वैन टी हाफ को दिया गया था। ये प्रथम पुरस्कार था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हैड्रोन कोलाइडर LHC और MRI स्कैनर तथा NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, क्लोरीन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? जो तापी बेसिन है ना, ये तापी नदी या ताप्ती नदी भी इसको कहा जाता है, ताप्ती नदी भी इसको कहा जाता है। जो ताप्ती नदी है यह प्रमुख रूप से 3 राज्यों में बहती है। ताप्ती नदी महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश में। और कुल इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 724 मीटर ये लंबी है नदी, 724 किलोमीटर लंबी है। और इसका जो उद्गम स्थल है, एक तरह से एक दिव्य स्थान कहा जाता है, मुल्ताई इसका उद्गम स्थल है। तो इस तरह से ये इसका जो तापी नदी का बेसिन है 3 राज्यों में है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये राजस्थान इसका बेसिन, इस 3 तापी नदी का बेसिन का हिस्सा नहीं है राजस्थान। सिर्फ 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। जो महाराष्ट्र का हथनूर बांध है, हथनूर बांध जो है, हथनूर बांध, महाराष्ट्र का हथनूर बांध और जो गुजरात का, महाराष्ट्र का हथनूर बांध और गुजरात का उकाई परियोजना या उकाई बांध गुजरात का उकाई बांध है और हथनूर बांध जो महाराष्ट्र का है तापी नदी पर ही स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग या इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1980। 1980 के औद्योगिक नीति में छोटे उद्योगों के लिए जो निवेश सीमा थी उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया था। चोल प्रशासन में गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। तो इसका सही आंसर है सभा। जो गांव की जो सदन होती थी उसको सभा कहा जाता था। सभा बुजुर्गों की परिषद होती थी, बुजुर्गों की परिषद सभा क्या होती थी? बुजुर्गों की
परिषद होती थी और यह जो सभा थी गांव के प्रशासन और रख रखाव के लिए जिम्मेदार थी। सभा गांव के प्रशासन और रख रखाव के लिए जिम्मेदार थी, तो इसको भी याद रखिएगा। और सभा के जो सदस्य होते थे अधिकतर वो ब्राह्मण होते थे और ग्रामीणों के द्वारा चुने जाते थे। तो सदस्य जो होते थे सभा के ग्रामीणों के द्वारा चुने जाते थे, ग्रामीणों द्वारा चुने जाते थे, तो इसको याद रखिएगा। जो नगरम है, नगरम एक तरह से शहर या कस्बों को कहा जाता था, शहर या कस्बों को कहा जाता था, नगरम कहा जाता था। और उर जो होता था, उर चोल प्रशासन में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, चोल प्रशासन में सबसे छोटी इकाई थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो उसका नाम था उर। उर जो थी चोल प्रशासन में प्रशासनिक सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। खिल्ली चोल सेना में खिल किसको कहा जाता था, तो जो चोल सेना थी, चोल सेना में एक सैन्य इकाई थी, यह सैन्य इकाई थी। खिल्ली क्या था, सैन्य इकाई था जिसमें करीब 100 सैनिक शामिल होते थे। एक खिले में कितने सैनिक शामिल होते थे, 100 सैनिक शामिल होते थे। तो नगरम क्या था, शहर और कस्बों को नगरम कहा जाता था, जबकि सभा बुजुर्गों की एक परिषद थी, इसके सदस्यों का चुनाव ग्रामीणों के द्वारा किया जाता था और सभा ग्रामीण प्रशासन और रख रखाव के लिए जिम्मेदार होती थी। उर जो था, उर जो प्रशासनिक सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी, जबकि जो खिल्य था एक सैन्य इकाई था चोल प्रशासन में, जिसमें 100 एक खिल में 100 सैनिक शामिल होते थे। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।